गुब्बारा एक हद तक हवा बर्दाश्त कर सकता है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि हवा एक हद तक गुब्बारे को बर्दाश्त कर सकती है। हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कोई अगले को धकेलता है, सामने वाला मजबूरियों के दलदल में धंसा होने के बावजूद बंदा उसे धकेलता जाता है। अब जब पीड़ित जिल्लत की दीवार से बिल्कुल सट जाता है तो वो दस्तक होती है कि कुछ भयंकर होने वाला है, गुब्बारा फटने वाला है। किरण, चलो बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाना है। उठ जा बच्चा, जल्दी उठो। किरण जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? मैथ्स का वर्कशीट कंप्लीट है तुम्हारा? हाँ मम्मी, वो तो कल रात को ही कंप्लीट कर दिया था। वेरी गुड। और सोशल साइंस? लेकिन वो वर्कशीट तो दी ही नहीं गई थी। दी नहीं गई? रवि, हाँ? इधर आना। क्या हुआ? है कुछ? सुप्रिया का कॉलेज सुबह 8 बजे शुरू होता है, इसलिए वो सुबह 6:30 बजे यहाँ आती है। मतलब सुबह की बैच में सिर्फ एक ही लड़की होती है और तुम दोनों 2 घंटे इस कमरे में बंद रहते हो? अनीता, ये क्या कह रही हो तुम? सुप्रिया स्टूडेंट है मेरी। स्टूडेंट होगी मगर बच्ची तो नहीं है ना। रवि, तुम मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। 25 स्टूडेंट्स है तुम्हारे, उनमें से सिर्फ एक ही लड़की है जिसका सुबह कॉलेज होता है और सिर्फ एक ही लड़की है जिसके लिए तुम्हें सुबह 6:30 बजे क्लासेस खोलने पड़ते हैं। अनीता, सुप्रिया एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। अभी उसके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उस बेचारी का मॉर्निंग कॉलेज होता है, इसमें उसकी क्या गलती है? और इतनी मेहनती लड़की है। कितनी मेहनती है वो तुम ही जानो, मगर मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि तुम उस पर जरा ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। नरेला, नई दिल्ली। रवि डिसूजा अपनी छोटी सी कोचिंग क्लास को चलाए रखने के लिए दिन रात हाथ पैर मार रहा था। ऊपर से उसकी पत्नी अनीता शक कर रही थी कि उसके अपनी एक स्टूडेंट सुप्रिया के साथ अवैध संबंध है। रवि जिंदगी के उस चौराहे पर खड़ा था जहां दबाव, तनाव, तंगी और जज्बात चारों मिलकर उसका गला घोट रहे थे। रवि आजादी चाहता था, खुलकर शांति से सांस लेना चाहता था, कहीं दूर, बहुत दूर।
सुबह 6:45 को आपने ये देखा। जी मैं रवि के लिए चाय लेकर आई थी। इतनी सुबह सुबह क्लास शुरू करते हैं आपके हस्बैंड? जी वो घर से 6 बजे निकल जाते हैं। रोज? लगभग रोज। पर सुबह की इस क्लास के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? रवि की सेलफोन पर ट्राई किया आपने? उनका सेलफोन 4 दिन पहले ही पानी में गिर गया था, रिपेयर के लिए दिया है। उनका सेलफोन नंबर क्या है? 44455688। 36D, 3rd lane, नरेला मेन मार्केट, सेंट थॉमस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। सर, फॉरेंसिक रास्ते में ही है। ये औरत अनीता, रवि डिसूजा की पत्नी, शॉक में है। थोड़ी देर रुककर इससे फिर बात करते हैं। अरुण, इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी से कहो कि इस जगह को सील कर दे, हमें यहाँ दोबारा आना होगा। सर। क्या हुआ मम्मा? पापा कहाँ है? पापा को क्या हुआ है मम्मा? पापा को कुछ नहीं हुआ बेटा, पापा जल्दी घर आ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता बेटा कहाँ चले गए। सर, टीचर रवि डिसूजा की वाइफ सच कह रही थी। 4 दिन में रवि डिसूजा के सेल से कोई कॉल नहीं हुआ है। कहा था अंजाम बुरा होगा। ये वार्निंग, ये संदेश, यही इशारा है। ये कोई आपसी दुश्मनी का केस हो सकता है? हो सकता है सर। सर, ये नेशनल पीपल्स बैंक की तरफ से आया लोन का नोटिस है जो मुझे क्लासरूम से मिला। रवि डिसूजा ने 1.5 लाख का लोन लिया था सर, जो चुका नहीं पा रहा था। बैंक से आया वो ये 15वां नोटिस है। रवि डिसूजा की पत्नी अनीता कुछ छुपा रही है हमसे। चलो। मिसेस डिसूजा, कोई रैंसम का कॉल आया है अब तक? कहा था अंजाम बुरा होगा। ये कोई इशारा, कोई पहेली मालूम होती है। क्या मतलब हो सकता है इसका मिसेस डिसूजा? मुझे नहीं मालूम सर। क्या आपको ये मालूम है कि आपका पति कर्ज में डूबा था? नेशनल पीपल्स बैंक से 1.5 लाख का लोन था जो पिछले 6 महीने से चुकाया नहीं गया, और ये बैंक का 15वां नोटिस है। सर, रवि ने कोचिंग क्लासेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन लिया था। क्लासेस अच्छी तरह से चल नहीं रहे थे सर। क्या कोई ऐसा था जो आपके पति को धमका रहा था अनीता जी? जी, रवि ने बैंक के अलावा कुछ दोस्तों से भी लोन लिया था। क्या रवि, आजकल तो फोन भी स्विच ऑफ करके रखना शुरू कर दिया? अरे नहीं सुरेश, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? वो एक्चुअली मेरा फोन ही खराब हो गया है, पानी में गिर गया था। जैसे मेरे पैसे पानी में चले गए। हाँ देख रवि, अब बहुत हो गया है, पानी सर के ऊपर से चला गया है। दे दे मेरे पैसे अब। रिटर्न कर दूंगा यार ऋषि, मैं कहीं भाग थोड़ा रहा हूँ। मुझे तेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है भाई। तू पैसे दे और फिर चाहे जहां मर्जी हो जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कसम से बोल रहा हूँ, अगर मुझे थोड़ा भी पता होता कि तेरा पैसे वापस करने का प्लान नहीं है तो मैं तुझे कभी पैसे नहीं देता। हद होती है यार रवि, मैंने तुम्हें लोन दिया और वो भी विदाउट इंटरेस्ट, और तुम उसे खैरात समझ बैठे। नहीं नहीं यार, मुझे बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए। मजाक कर रहा है क्या? तू ऑलरेडी 2 साल लेट है रवि। मुझे मालूम है ना, लेकिन देख, गॉड प्रॉमिस, मैं तेरा पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। इस बार अगर तूने मेरा पैसा सच में नहीं लौटाया ना तो अंजाम बुरा होगा। सुरेश, ऋषि और नवीन और हैं? जी नहीं सर, यही तीनों। और कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमें मालूम होना चाहिए लेकिन आप हमें बता नहीं रही? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर, ये रवि और अनीता, इन दोनों ने भागकर शादी की थी। दोनों के माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे। ये करीब 7 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं। माँ बाप कहाँ रहते हैं इनके? सर, अनीता का मायका तो यहीं नरेला में है, रवि सहारनपुर से है। पर माँ बाप खिलाफ क्यों थे? सर, रवि धर्म से हिंदू था और अनीता क्रिश्चियन। रवि ने धर्म बदला तो उसके माँ बाप ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, पर अनीता के माँ बाप को धर्म बदला वह रवि मंजूर था। रवि के इन तीनों लेनदार दोस्तों की डिटेल्स निकालो।
और उसकी सहारनपुर वाली फैमिली की भी। यस सर। शर्मा, एक बात तो पक्की है कि ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है जो फिरौती के लिए की जाती है। हो सकता है कि ये किडनैपिंग हो ही ना, मर्डर हो। सर, जो खून क्राइम सीन से मिला है वो रवि के ब्लड ग्रुप से मैच करता है सर। इसका मतलब उसे वहीं क्राइम सीन पर घायल या कत्ल किया गया होगा, क्यों? सर, एक बार इन पिक्स को देखिए। ये ब्लड सैंपल की पिक्स जो हमने क्राइम स्पॉट से मैच करने के लिए, और सर इस ब्लड ट्रेल को देख के साफ पता चलता है कि घायल रवि को या फिर उसकी लाश को घसीट के ले जाया गया है। और ये जो दीवार पर मैसेज छोड़ा गया है उसका क्या? मैंने मैच किया है सर, ये किसी और की हैंड राइटिंग है। मैं एक बार फिर से क्राइम सीन पर विजिट करना चाहता हूँ। सर, कुछ है जो अजीब सा है। कुछ अजीब क्या हुआ है? सर, मैं इस वक्त एग्जैक्टली पॉइंट तो नहीं कर सकता कि क्या हुआ है, पर कुछ तो हुआ है। सुप्रिया स्टूडेंट है मेरी। स्टूडेंट होगी मगर बच्ची तो नहीं है ना। रवि, तुम मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन बीत गया, लेकिन इस बात पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं थी कि रवि डिसूजा का अपहरण हुआ है या फिर हत्या। अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन कॉल नहीं आया था। फोरेंसिक टीम को क्राइम सीन पर कुछ ऐसे सुराग मिल रहे थे जो काफी कंफ्यूजिंग थे। कोई ये कह नहीं पा रहा था कि आखिरकार जुर्म क्या था, साजिश क्या थी। वो कौन था जिसने क्लासरूम की दीवार पर लिख दिया था, कहा था अंजाम बुरा होगा। सर 2 साल पहले रवि ने मुझसे 30,000 रुपये लिए थे और ये कहा था कि 2 हफ्ते में लौटा दूंगा, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं सर। सर 2.5 साल पहले ही टुक 25,000 फ्रॉम मी और अभी तक लौटा ही रहा है। सर 20,000 मुझसे लिए थे, 4 साल हो गए, एक पैसा तक वापस नहीं आया। अब आप ही बताइए सर, क्या इतनी छोटी सी रकम के लिए हम लोग इतना बड़ा क्राइम करेंगे? इतनी छोटी सी रकम के लिए तुम तीनों ने रवि को तरह तरह से धमकियां दी, इंसल्ट किया, तो किडनैप भी तो कर सकते थे। सर कैसे करेंगे, हम लोग कोई क्रिमिनल थोड़े ही हैं। बस बातों ही बातों में उसको डराते रहते थे ताकि वो हमारे पैसे दे दे। सर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो हमारा अच्छा दोस्त है, और आप तो जानते हैं कि दोस्तों में ऐसा होता रहता है। रियल में ऐसा कौन करेगा? सर सच तो यह है कि हम लोगों की सिर्फ इतनी गलती है कि हमने उसको पैसे उधार दिए और उससे वापस मांगे। अब कोई और हमारी आड़ में ये गेम खेल रहा है ताकि उसका कुछ फायदा हो और हम लोग फंस जाएं। रवि ने बैंक के अलावा कुछ दोस्तों से भी लोन लिया था। कहा था अंजाम बुरा होगा। तुम तीनों में से किसने कहा था ये? कौन था जो रवि डिसूजा को सबक सिखाना चाहता था? कैसा सबक सर? सबक तो हमें मिला है कि दोस्ती और पैसे को कभी मिक्स मत करो। सर कोचिंग क्लासेस के अभी भी 5 स्टूडेंट्स बाकी हैं। ले आओ सबको लेके। अजीब बात है सर, रवि डिसूजा की तो किसी से कोई खास दुश्मनी भी नहीं थी। उससे भी ज्यादा अजीब तो यह है कि उसकी सुबह की क्लास में कोई भी नहीं था सिवाय एक लड़की के, सुप्रिया। उससे मेरी बात हुई है सर, दिल्ली से बाहर है, कल तक वापस आ रही है। शर्मा, हम जितना बाहर ढूंढ रहे हैं उतना ही मुझे लगता जा रहा है कि ये अंदर का ही मामला है। सर
रवि डिसूजा की फोटो मैंने सारे पुलिस स्टेशन में भेज दी है, मगर अब तक कोई फिरौती की मांग तो आई नहीं। शायद कुछ और। तुम्हें लगता है कि उसे मार डाला गया शर्मा? सर पहले हमें लगा था कि ये खून के धब्बे बॉडी को जमीन पर घसीटने की वजह से लगे होंगे, पर ऐसा नहीं है सर। बॉडी से अगर खून टपका होता तो उसके छोटे छोटे पुल बनते, धब्बे। यस सर। सर ये निशान देखिए, ये निशान साफ बता रहे हैं कि किसी ने इन खून के धब्बों को साफ करने की कोशिश की है, इन्हें मिटाने की कोशिश की है सर। लाश को लेकर जाना और साथ साथ खून को पहुंचना मुश्किल है। पहले वो लाश को लेकर गया, उसके बाद खून पहुंचने के लिए लौटा। पॉसिबल है सर, लेकिन लाश को घसीट के नहीं ले जाया गया, ये तो पक्का है। यू आर राइट। बेटा किरण, आपके पापा ने आपको कभी किसी टेंशन के बारे में कुछ बताया? नो अंकल। देखो बेटा, हमें डर है कि शायद आपके पापा के साथ कुछ बुरा हुआ है, और हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा होने के लिए पहले क्या हुआ होगा। हमें डाउट है कि आपकी मम्मी हमसे कुछ छुपा रही है, सच नहीं बता रही है। अनीता, सुप्रिया सिर्फ स्टूडेंट है मेरी, तुम ऐसे ही छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। सिर्फ वही क्यों? कोई और क्यों नहीं? सिर्फ वही एक अकेली है जो सुबह 6:30 बजे आ सकती है। वाह। देखो अनीता, पहले ही मेरे सर पे परेशानियां कम नहीं है, ऊपर से तुम मेरी मदद करने के बजाय किसी फालतू से अफेयर का शक कर रही हो। अब मुझे एक और सरदर्द नहीं चाहिए, प्लीज। मुझे भी सरदर्दी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पर मुझे सब समझ में आ रहा है। सच्चाई छुपती नहीं है, सब दिखाई दे रहा है मुझे कि क्या हो रहा है। खाक समझ में आ रहा तुम्हें? अगर मुझे किसी लड़की से अफेयर करना होता तो मैं उसे मिलने के लिए अपनी कोचिंग क्लासेस में बुलाता, जहां तुम जब चाहे सीधा घुस सकती हो। जरा लॉजिक का तो सोचो यार। लॉजिक तो परफेक्ट है। तुम्हें लगा कि तुम मेरे नाक के नीचे अफेयर कर लोगे और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुझे लगेगा कि स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता है और मैं नजरअंदाज कर दूंगी। तुम्हारे इस क्लासरूम की गंध को मैंने सूंघ लिया है। गंध मेरी क्लास में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी है, वो भी इस कदर कि वहां अब कुछ और नहीं घुस सकता। देखो अनीता, तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोचो, लेकिन प्लीज मुझे बख्श दो। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आपके पापा मम्मी के बीच जिस लड़की को लेकर झगड़ा हो रहा था, उसका नाम सुप्रिया ही है ना? सर, मेरे और रवि सर के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। मैं डिप्लोमा कर रही हूँ सर, और आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो रवि सर से इंग्लिश ट्रेनिंग ले रही थी। पर सुबह 6:30 बजे क्लास होता था तुम्हारा, वो भी अकेली स्टूडेंट थी तुम क्लास में? समय डिप्लोमा कॉलेज का पहला लेक्चर 8 बजे होता है, दिन भर चलता है, और शाम को घर का काम होता है। सो मैंने रवि सर से रिक्वेस्ट किया था कि क्या मैं 6:30 बजे आ सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ, और मैं आती थी सर, और कुछ नहीं होता था वहाँ पर। अनीता मैडम का शक बिल्कुल सच नहीं है सर। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया सर, और सर ने भी कभी कुछ गलत नहीं किया। और तुम रोज सुबह 6:30 बजे क्लास के लिए पहुंच जाती थी, लेकिन सिर्फ उस दिन सुबह तुम क्लास के लिए क्यों नहीं गई जिस दिन तुम्हारे रवि सर गायब हुए? सर, क्योंकि उस सुबह मेरा क्लास ही नहीं था। मैंने एक दिन पहले ही रवि सर को बताया था कि मैं नहीं आ सकती। सर, कल मेरा थोड़ा सा काम है, मैं सुबह नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं सुप्रिया, फिर हम लोग परसों मिलते हैं। थैंक यू सर। गुड डेज सर। डेज नहीं सुप्रिया, डे। गुड डे। ओह हाँ, गुड डे सर। सुप्रिया, तुम्हारे रवि और अनीता के अलावा ऐसा कोई है जिसे ये बात मालूम हो कि तुम उस दिन सुबह क्लास के लिए नहीं जाने वाली थी? मैं किसी और को क्यों बताती सर? सुप्रिया, तुम्हें क्या ऐसा डाउट होता है कि रवि की पत्नी अनीता को तुम दोनों के अफेयर का शक इस तरह से खाए जा रहा था कि शायद उसने खुद ही रवि को? सॉरी सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे रवि सर के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम। एक और बार कहती हूँ सर, मेरे और रवि सर के बीच कभी कुछ नहीं था और ना कुछ है। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन रवि डिसूजा की कोई खबर नहीं थी। पुलिस पूरी तरह से बौखला गई थी। यह अपहरण था या फिर मर्डर, या फिर इस कहानी में कोई तीसरा एंगल था।
जब से उसने हमारा धर्म छोड़ा था, हमारे लिए जैसे वो रहा ही नहीं। सारे नाते तोड़ लिए थे हमने उससे। जब वो यहाँ रहता था तब किसी से कोई दुश्मनी जो कि अब निकाली गई हो? मुझे नहीं पता। वो मेरा वो लड़का रवि किसी मुसीबत में फंस गया होगा साहब। वैसे वो बहुत अच्छा इंसान है। समाज के सामने हमने भले ही उससे सारे नाते तोड़ लिए हों, पर खून है वो मेरा, और है तो है। मैं अपने खून को अच्छी तरह से जानता हूं। आज तक उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पूरी जिंदगी में एक थप्पड़ तक नहीं मारा उसने किसी को। बहुत मेहनती था वो, तगड़ा दिमाग था उसके पास। तीनों भाइयों में सबसे अच्छा पढ़ता था, होशियार भी था। कितने अरमान। पहली बार ऐसा केस देख रहा हूं शर्मा। ये भी पता नहीं लग पा रहा है कि ये किडनैपिंग का केस है या मर्डर का, और ना ही ऐसा कोई सुराग हाथ लग रहा है जो जुर्म के कारण की तरफ इशारा करता है। और सर, गायब होने के ठीक 4 दिन पहले से रवि ने ना तो किसी को कोई कॉल किया और ना ही कोई कॉल रिसीव किया। सर, ये बात मुझे थोड़ी सी खटक रही है। इन 4 दिनों में किसी ने उससे कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं की। सर, आज के ज़माने में ऐसा जो भी कम्युनिकेशन हुई वो उसके साथ ही चली गई। शर्मा, ये भी साजिश का ही किस्सा है। हेलो, इंस्पेक्टर नागर, मजा है यार। कोचिंग क्लासेस के क्राइम सीन को लेकर कुछ ज़रूरी फाइंडिंग्स मिली हैं, आपके साथ डिस्कस करनी है। जी, मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं भी आपके लैब पहुंचता हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। हमने क्राइम सीन को एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार पूरी तरह से स्कैन किया और ये पाया कि यहाँ ज़मीन से खून के निशानों को साफ किया गया है। सबूत मिटाने की कोशिश हुई। जो खून ज़मीन पर स्प्रेड आउट हुआ लग रहा है वो दरअसल लाश घसीटने की वजह से नहीं, पोछा मारने से हुआ। तो आपका मतलब है कि कोई पहले बॉडी को कोचिंग सेंटर के बाहर लेकर गया और फिर लौट कर क्राइम सीन से सारे सबूतों को मिटा गया? यस, पॉसिबिलिटी है। सर, ये देखिए, जिस तरह से ब्लड के मार्क्स स्प्रेड हुए हैं, ये मर्डर के वक्त तो हो ही नहीं सकता। सर, मैं क्राइम सीन पे दोबारा से गया और सर, ये खून का ट्रेल ऐसा लगता है कि जानबूझकर कोई हमारे लिए छोड़ के गया है। शायद कोई संदेशा या इशारा। इंस्पेक्टर, हमें शक है ये एक नेचुरल क्राइम सीन नहीं है कि कुछ हुआ और बस हमें सुराग मिल गया। यहाँ कुछ चीजें प्लांट की गई है। ये एक प्लान है इस वारदात में। ये तो मुझे भी काफी समय से लग रहा था मुझे। क्राइम सीन नेचुरल नहीं था, उसे जानबूझकर बनाया गया था। एक रंग, एक दिशा दी गई थी। ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो फोरेंसिक टीम ने पुलिस को दी। पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि ये जुर्म एक सोची समझी साजिश थी। क्या थी ये साजिश? कौन था इसके पीछे? मम्मा, पापा के बारे में अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला? ऐसा क्यों मम्मी? मुझे नहीं पता बेटा। बोलो ना मम्मी, पापा को क्या हुआ? कैसा था आज का दिन? ठीक था यार। 4 दिन बिना किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के, और वो भी इतने बड़े शहर में, बहुत मुश्किल है सामान लेना। हो सकता है रवि डिसूजा का फोन रिपेयर हो गया हो, मगर उसने अपनी वाइफ से छुपाया हो। क्यों छुपाया हो? ताकि वो उसे कॉल ना कर सके। उनके बीच झगड़ा भी चल रहा था सर, उस लड़की सुप्रिया को लेकर। और सर, फोन रिकॉर्ड्स में भी 4 दिन के किसी भी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल का जिक्र नहीं है। शर्मा, इस फोन का हमारे हाथ लगना बेहद जरूरी है। रवि ने फोन कहाँ दिया था रिपेयर के लिए? मुझे नहीं पता दुकान का नाम सर, बस इतना पता है कि रवि ने अपना फ़ोन हमारे एरिया के किसी मोबाइल रिपेयर शॉप में दिया है।
हाँ जी सर, बिल्कुल जानता हूँ, ये रवि सर है, हमारी दुकान में इन्होंने मोबाइल रिपेयर कराया था। दिखाइए। हाँ जी सर, बिल्कुल। देखिए सर, 4 सितंबर को फ़ोन ठीक कराने के लिए देके गए थे और 8 सितंबर को फ़ोन बनकर रेडी था और शाम को वो ले गए। हाँ जी, आओ जी। ये लीजिए। हाँ जी सर। हेलो जी, हेलो, फ़ोन रेडी है। आठ सितंबर की शाम को रवि अपना फोन ले गया था, पक्का? जी सर, पक्का है, देखिए एंट्री है। लेकिन उससे अपना फोन तो स्विच ऑन किया ही नहीं, सिम कार्ड डाला ही नहीं। आपके सामने सिम कार्ड डाला था? दरअसल उन्होंने सिम कार्ड नहीं डाला था, मैंने खुद डाल के दिया था। सर, 8 सितंबर की शाम को रवि अपना फोन यहाँ से लेकर गया था और 9 सितंबर को रवि के कोचिंग क्लासेस में ये सब होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद सिम कार्ड फोन में डाला था, लेकिन रवि ने अपना फोन कभी स्विच ऑन किया ही नहीं। काफी अजीब है। और एक बात है सर, अगर फोन में सिम कार्ड डाला गया तो मुझे सेलफोन लोकेशन मिलनी चाहिए था रिकॉर्ड्स में। देखिए, दोबारा याद कीजिए, आपने सिम कार्ड फोन में ढंग से डाला था? बिल्कुल याद है सर। दरअसल रवि सर का फ़ोन पानी में गिरने के बाद बंद पड़ गया था, तो मैंने उनको बोला कि आपके सेल की बैटरी गई काम से और सिम भी। सर, ये सिम तो पूरी तरह से ख़राब होगा। मैं तो कहता हूँ कि गैलरी में जाके आप नया सिम ले लीजिए, आपका यही नंबर चालू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा उसमें वक्त लग जाएगा। नहीं नहीं, मुझे तो जल्दी स्टार्ट करना है। इसको तो स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप एक काम करो, नया कनेक्शन ले लो। ठीक है। अच्छा, मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन आपको प्रीपेड चाहिए कि पोस्टपेड चाहिए? अगर पोस्टपेड चाहिए तो उसमें ज़रा ज़्यादा वक्त लग जाएगा। नहीं नहीं, मुझे प्रीपेड ही दे दीजिए। नया नंबर? जी सर। क्या है नंबर? ये दिखा दो। सर, रवि डिसूजा का नया नंबर 4447676775। 8 सितंबर की शाम को इसे स्विच ऑन किया गया था। सर, पहला कॉल इस 444568 पर हुआ था। कहाँ का नंबर है? देहरादून। ट्रिपल 4568 किसका नंबर है ये? सर, ये किसी मनोज दिवेचा का नंबर है। हेलो। हेलो मनोज, रवि बोल रहा हूँ यार। हाँ रवि बोल, सब खैरियत? मनोज दिवेचा, 12/17 क्लॉक टावर, देहरादून। कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम सीधा वहां जाएंगे और डायरेक्ट पता लगाएंगे। यार अनीता और किरण को भी साथ ले आता। हाँ यार, लाना चाहिए था। लेकिन तू जब यहाँ पर है तो तेरी कोचिंग का क्या? लंबी छुट्टी? हाँ, सोच रहा हूँ यार, अब परमानेंट छुट्टी करता हूँ। ये तू क्या बोल रहा है रवि? हाँ यार, अब तुझसे क्या छिपाना, क्लासेस तो जैसे बंद करने की नौबत आ गई है। फीस बढ़ाओ तो स्टूडेंट्स ही नहीं आते, और मौजूदा फीस और स्टूडेंट्स में तो कुछ बचता ही नहीं है यार। रवि, अगर नए टीचर्स रखे तो? यार आजकल हर टीचर अपना खुद का क्लास खोलना चाहता है। अगर नया टीचर रखूंगा तो उसे मोटी सैलरी देनी पड़ेगी। अब मेरी जेब तो जब देखो तब खाली ही है यार। सॉरी यार, पर मुझे अंदाजा ही नहीं था। बुरे दिन चल रहे हैं यार, और ऊपर से कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। मनोज देवेचा। हाँ जी, आप लोग कौन? दिल्ली पुलिस। रवि डिसूजा का है? रवि डिसूजा यही है, लेकिन बात क्या है सर? असली दुनिया में पुनः स्वागत है डिसूजा साहब। रवि, ये सब क्या है यार? सर, आप प्लीज मुझे बताइए आखिर बात क्या है? रवि, मानना पड़ेगा कि तुमने गेम तो बहुत बढ़िया खेला, मगर अब गेम खत्म हो गया है और मैन ऑफ द मैच देने की बारी आ गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस 8 सितंबर को रवि का फोन आया था, इसने बोला मैं आ रहा हूं। मैंने बोला ठीक है, आ जा। यार मनोज, मैं तेरे पास आ रहा हूं, देहरादून। बढ़िया रवि, तू आ जा। बड़े अरसे से मिले भी नहीं है यार। पर ये
अचानक तेरा ट्रिप कैसे बना? बस यार कुछ काम है और कुछ और भी है, आकर बताऊंगा तुझे। ठीक है यार, तू आ जा। अनीता और किरण भी आ रहे हैं ना? नहीं यार, अकेला ही आ रहा हूं मैं। ये अकेला आ रहा था, मगर आने से पहले एक जबरदस्त प्लान बनाकर आ रहा था। अब उस प्लान में ये अकेला था या फिर इसकी बीवी और बच्चा भी शामिल था, यह अभी पता चल जाएगा। कहाँ थे तुम रवि? क्या हुआ कोचिंग क्लास में? रवि, सर अनीता को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, उसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। कहा था अंजाम बुरा होगा। ये संदेशा किस लिए और किसके लिए छोड़ा था तुमने रवि? रवि क्यों किया था तुमने ऐसा? रवि क्यों किया? थक गया था अनीता, बहुत ज्यादा थक गया था। सब कुछ कोशिश करके देख चुका था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। बैंक का इतना सारा कर्जा, क्लासेस चलाने की परेशानियां, हर दिन एक नई मुसीबत थी। कभी बैंक से नोटिस आ जाता तो कभी दोस्त आ जाते थे अपना पैसा वापस मांगने के लिए। और शर्मिंदगी, अपने ही दोस्तों से बार बार झूठ बोलना, उन लोगों के ताने, बस अब और सहन नहीं हो रहा था मुझसे। और इस सब के ऊपर अनीता, तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी थी। सुप्रिया के साथ अफेयर की बात को लेकर जीना हराम कर दिया था तुमने मेरा। सर मैंने अनीता को कितनी बार समझाया कि सुप्रिया सिर्फ स्टूडेंट है मेरी, उसके साथ कोई अफेयर नहीं है मेरा। लेकिन ये बार बार चोंच मारती रही, हर रोज दिन रात सुबह शाम अफेयर अफेयर अफेयर। सर मैं अपनी पत्नी अनीता और बेटे किरण के लिए सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाहता था। मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा टीचर साबित हो जाऊं। बेशक मेरे स्टूडेंट्स मुझे कम फीस दें, लेकिन उन्हें मेरी हेल्प से अच्छे मार्क्स आए। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस भी था कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं अगर फीस बढ़ाता तो मेरे स्टूडेंट्स चले जाते, और मौजूदा फीस में तो गुजारा करना भी मुश्किल था। कर्ज ने मेरी कमर तोड़ के रख दी थी सर। लेकिन अनीता के सुप्रिया के साथ अफेयर वाले तानों ने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया। मैं तो सुसाइड करना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं। जब भी कोशिश की, मेरे बेटे किरण का चेहरा बार बार मेरे सामने आ गया। उसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाता। मैंने अनीता को समझाने की बहुत कोशिश की कि सुप्रिया के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है, स्टॉप दिस टॉर्चर प्लीज। बस इसीलिए मैं ये बचकाना सा स्टूपिड सा प्लान बना बैठा। आई एम गिल्टी फॉर दिस इंस्पेक्टर, आई एम वेरी सॉरी। रवि डिसूजा ऐसा कोई नहीं जिस पर टेंशन नहीं, दबाव नहीं। मैं समझता हूं कि तुम पर कई सारे प्रेशर एक साथ आए, लेकिन इस तरह का गैरकानूनी कदम उठाना किसी भी एंगल से सही नहीं है, ना तुम्हारे लिए, ना तुम्हारी फैमिली के लिए, और ऑब्वियसली समाज के लिए।
रवि डिसूजा को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट ने उसे स्टेट मशीनरी को इस कदर गुमराह करने के लिए सख्ती से डांटा, लेकिन उसे छोड़ भी दिया। आखिरकार रवि ने किसी की जान माल को नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। रवि अपनी पत्नी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल गलत था। यह कदम ना सिर्फ निंदनीय है बल्कि खतरनाक भी। रवि के अपने कारण रहे होंगे डिस्टर्ब होने के, मेंटली टॉर्चर फील करने के, लेकिन इस तरह से अपनी बात सामने रखना यह एक दस्तक है, मजबूत दस्तक है कि सामने वाले का मानसिक संतुलन खो गया है। हर शादी उतार चढ़ाव देखती है, लेकिन एक दूसरे के साथ संतुलित दिमाग से कम्युनिकेट करना एक रिश्ते में अनिवार्य होता है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसकी वजह से ये बेहद जरूरी है कि हर जोड़े का एक सपोर्ट सिस्टम हो। परिवार का कोई बुजुर्ग, अच्छे दोस्त या फिर रिश्तेदार, ये सभी एक शादी को संभालने में मदद कर सकते हैं। इस केस में रवि ये पूरा ड्रामा करके अपने दोस्त मनोज के यहाँ जाकर छुप गया। अगर उसने पहले से ये सारी बात अपने दोस्त मनोज को बताई होती तो शायद वो उसकी मदद कर पाता। अगर किसी जोड़े के पास ऐसा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है तो प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर हर शहर और कस्बे में मौजूद है। आज के दौर के शहरी जीवन में मेंटल इलनेस हर घर की सच्चाई है और इस पर पर्दा डालने से किसी का भला नहीं हुआ है। और एक आखिरी मुद्दा, कर्ज, लोन्स। एक बार फिर एक कॉमन समस्या जो हर कोई कभी ना कभी फेस करता है। आर्थिक मुश्किलात का पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन संतुलन खोने से कर्ज अपने आप तो कम नहीं हो जाएगा ना। जरूरत है कि कर्ज में धंसने की शुरुआत में ही हम एक रियलिटी चेक करें कि क्या ये बिजनेस या प्रोफेशन वाकई मेरे लिए सही है, क्या कोई विकल्प नहीं है। जिंदगी के रास्ते में फूल किसी को नहीं मिलते, हाँ कांटे किसी को कम तो किसी को ज्यादा मिलते हैं। इन कांटों से कब जूझना है, कब समझौता करना है, ये हम सब के लिए चैलेंज है। सात 700 ग्राम है। 18 लाख तक तो मिलेगा। लेकिन बिल तो नहीं है ना तुम्हारे पास? कुछ सोच समझ कर बोलो। अभी मार्केट में इसका 18 लाख मिलेगा, मानता हूँ, लेकिन बिना बिल का 18 लाख कोई नहीं देगा। देखो जितने में जाएगा उतने में जाएगा, करो कुछ। अभी 3 लाख दूंगा, फिर बाद में देखते हैं, जब बिके जितने बिके। ठीक है चलेगा। बिना बिल का माल है तो मेरा कमीशन 10% की जगह 20% होगा। हाँ वो भी चलेगा, पहले ग्राहक तो खड़ा करो। हाँ वो हो जाए। ये तुम्हारा 3 पेटी है। एक 700 ग्राम का गोल्ड बार, मार्केट वैल्यू 18 लाख रुपए। लेकिन ये सोना गैर कानूनी था, इसका कोई बिल नहीं था। आखिरकार ये सोना आया कहां से था? क्या ये स्मगलिंग का माल था? क्या इस पर किसी के खून के निशान थे? कई सवाल दस्तक दे रहे थे कि इस सोने में कुछ खोटा है। अम्मा मैं जाके आता हूँ। तू अचानक कहाँ चल दिया? वो फैक्ट्री में थोड़ा काम याद आ गया, जल्दी लौटूंगा। नारायण, जगदीश लौटा नहीं अभी तक? बोला था जल्दी आऊंगा, जरा देखना बेटा। तुम भी क्या अम्मा, काम में होंगे भैया, आ जाएंगे। अरे छुट्टी के दिन भी ऐसा क्या काम आ गया उसे? तुम भी ना अम्मा। ये ले यहाँ पड़ा है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। काम में है। कैसे पता चला? फोन स्विच ऑफ है अम्मा।
इतनी देर तो उसे काम वाले दिन भी नहीं हुई। आज हुई होगी, घर को सर पर क्यों उठा रही हो? आ जाएंगे भैया। तू जरा देख तो, या मैं उसकी फैक्ट्री पे जाऊं? अभी भी फोन स्विच ऑफ है। तो उसके सेठ को फोन लगा। अरे पागल हो गई हो क्या? सूरज सेठ जी को इतनी रात गए डिस्टर्ब कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने ही किसी काम से रोक कर रखा होगा ना उसे। जगदीश ने बोला था मैं जल्दी आऊंगा। तू लगा उनको फोन। नंबर नहीं है मेरे पास। ये ले नंबर, फोन लगा। हेलो। नमस्ते सर, मैं जगदीश का छोटा भाई नारायण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो नारायण, कैसे हो? सब ठीक है? हाँ सर, बस वो जगदीश भैया बोले फैक्ट्री में कुछ काम था, अभी तक लौटे नहीं। आज दोपहर में ही गए थे। अरे भाई आज कैसे हो सकता है? आज तो रविवार है, फैक्ट्री बंद है। लेकिन भैया तो बोले थे फैक्ट्री में काम था। अच्छा देखो, शायद हो सकता है मेरा जो पार्टनर है ना महेश, उसने बुलवाया हो। हाँ? एक काम करो, उसके मोबाइल पे ट्राई कर लो ना। स्विच ऑफ है सर, और अम्मा भी थोड़ी परेशान है। अरे नारायण, अरे बच्चा थोड़ी ना है वो, है आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है सर। हाँ चल, कमाल है। अरे भाई जगदीश अपना है बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ दारू पीने, तो घर पे झूठ बोल के गया कि मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ये लोग ना कभी सुधरेंगे नहीं। इसे ना केक का फोटो खींच के दे देते हैं, ये देखती रहेगी और हम लोग खाते हैं। नहीं यार, ये क्या तरीका है यार? मतलब कोई बात हो गई तब से खड़े हैं यहाँ पे, इतना टाइम हो गया यार। 9 बजने वाला है, अभी तक जगदीश भाई नहीं आए। अजीब बात है। अरे शनिवार को उन्होंने खुद कहा था कि सोमवार को सुबह 8:30 बजे सारे वर्कर चाहिए, और आज खुद ही बोले। तो एक काम कर, फोन लगा ना उनको। हाँ फोन करता हूँ। यार 8:30 बजे बोल रहा हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है उनका। तो एक काम कर, सेठ को फोन लगा और बता दे हम सारे वर्कर 8:30 बजे यहाँ आ चुके हैं और अभी तक जगदीश भाई नहीं आए। ठीक है? और आज तो यार 10-10 सेट तैयार करने, क्या होगा उसका? पूछ ले, पहले बात कर ले। हेलो सेठ, मैं दिनेश कारीगर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो दिनेश। सेठ अभी तक जगदीश भाई नहीं आए, यहाँ ताला लगा हुआ है। आज तो बहुत काम है सेठ। यार इसको हो क्या गया है? अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, तुम वहाँ रुको, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है सेठ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। आया जगदीश? अभी तक नहीं आया सर। फटाफट काम शुरू कर दो सब लोग। जी सूरज सेठ। अरे जगदीश सो रहा है क्या? उठाओ उसे। नहीं सेठ जी, बोला था आपको, कल दोपहर से जो गया अभी तक नहीं लौटा। अच्छा ठीक है, वो जैसे ही घर आएगा ना उसे बोलो मुझे तुरंत फोन करे। जी सेठ जी। कुछ पता चला? नहीं अम्मा, बस इतना पता चला भैया कल फैक्ट्री नहीं गए और आज सुबह भी वहाँ नहीं पहुँचे। हे भगवान, कहाँ गया होगा जगदीश? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। हाय। हाय महेश। अरे हाँ संचित भाई। संचित भाई टेंशन मत लो, आपको माल मिल जाएगा। हाँ हाँ मिल जाएगी, डिलीवरी मिल जाएगी टाइम पे। तीन दो 5।
ये तो सिर्फ 5 ही है। हाँ, एक 700 ग्राम का पूरा बार गायब है। तूने देखा ना अंदर ठीक से? हाँ, अच्छी तरह देख लिया। जगदीश का उसको बुलाओ। वो आज सुबह से काम पे नहीं। जगदीश भैया बोले फैक्ट्री में कुछ काम था, अभी तक लौटे नहीं, आज दोपहर में ही गए थे। अरे भाई आज कैसे हो सकता है, आज तो रविवार है, फैक्ट्री बंद है। लेकिन भैया तो बोले थे फैक्ट्री में काम था। लफड़ा है यार। क्या लफड़ा सूरज? जगदीश कल दोपहर से गायब। ये क्या कह रहे हो तुम? 5 अगस्त 2012 की दोपहर को मुंबई के दहिसर वेस्ट इलाके से सोने का एक कारीगर जगदीश रावत गायब हो गया। इतवार का दिन था, ज्वेलरी यूनिट बंद थी। सोमवार 6 अगस्त 2012 की सुबह उस यूनिट के 2 पार्टनर्स सूरज खीमजी और महेश खंडेलवाल ने पाया कि उनके लॉकर से एक 700 ग्राम का गोल्ड बार मिसिंग है। गोल्ड बार और जगदीश, क्या इन दोनों के गायब होने के पीछे कोई कनेक्शन था? सर, इस जगदीश रावत का मोबाइल तो अभी भी स्विच ऑफ ही दिखा रहा है। इस जगदीश की लॉकर तक एंट्री थी? जी, वो काफी भरोसे वाला है। पिछले 4 साल से मेरे साथ काम कर रहा है सर, कभी इधर का उधर नहीं। और इतना भरोसा था सर कि हम दोनों के अलावा एक वही है जो मेरे लॉकर को छू सकता है। देखिए सर, 6 महीने पहले जब मैंने और सूरज ने पार्टनरशिप शुरू की थी, तब सिर्फ जगदीश के साथ ही शुरू की थी। आपने बताया था जगदीश ने आपको बताया था कि किसी काम से वो फैक्ट्री जा रहा है? हाँ, ऐसा ही कहा था जगदीश ने। अम्मा, मैं जाके आता हूँ। तू अचानक कहाँ चल दिया? वो फैक्ट्री में थोड़ा काम याद आ गया, जल्दी लौटूंगा। सर ये कैसे पॉसिबल है? रविवार को हमारे वहाँ ज्यादातर छुट्टी होती है। कभी कोई इमरजेंसी डिलीवरी हो या कोई बड़ा ऑर्डर हो तो ही हम रविवार को यूनिट खुला रखते हैं, बाकी तो छुट्टी होती है सर। तो रविवार को कोई इमरजेंसी डिलीवरी थी? सोमवार की थी सर, लेकिन जगदीश ने सामने से कहा था कि सेठ रविवार को कारीगर मत बुलाओ, सोमवार शाम तक हम सारा ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। ऐसा सामने से कहा था जगदीश ने आपसे? बिल्कुल सर, उसने कहा था कि सोमवार को सुबह 8:30 बजे मैं सारे कारीगरों को बुला के शाम तक ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा। सेठ, कल रविवार है तो बंदी रखते ना, ओवर टाइम क्यों चढ़ा रहे हैं? अरे मुझे शौक थोड़ी ना है जगदीश, है सोमवार को शाम को डिलीवरी देनी है, इतना काम है, इतने कम टाइम में कैसे होगा? मैं हूं ना, मैंने सबसे बात कर रखी है। देखिए, सोमवार को सुबह 8:30 बजे सब लोग आ जाएंगे, धनाधन काम शुरू कर देंगे, शाम को 4 बजे के पहले काम खत्म। पक्का ना? नहीं, वो महेश ने जुबान दी है क्लाइंट को कि सोमवार शाम को 10 सेट आपके हाथ में होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, सब हो जाएगा। सर, जगदीश बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना काम करता था। ज्वेलरी कटिंग, सेट डिजाइन करना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह करता था। हम बहुत भरोसा करते हैं सर उस पर। 700 ग्राम सोना गायब होने के बाद भी आप भरोसा करते हैं उस पर? साहब, मेरा बेटा वैसा नहीं है, हम कारीगर जात के लोग हैं साहब, चोर नहीं है। और सूरज सेठ के साथ तो 4 साल से काम किया है, पूछो उनसे, कभी एक पैसा भी खाया है उसने? तो फिर गायब क्यों है मैडम? फोन भी स्विच ऑफ है उसका, और वैसे भी 700 ग्राम सोना बहुत होता है। अच्छे अच्छे लोग उसके बोझ के नीचे दब सकते हैं, और दबते भी है। मुझे आपके बाकी कारीगरों से बात करनी होगी, क्या पता और कितने लोग शामिल हैं इसमें। फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है अम्मा। जगदीश के साथ कुछ हुआ है, तेरा भाई कभी चोरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। देखिए, मैंने आपके बाकी के वर्कर्स से भी बात की है, सब सीधे लगते हैं। अगर चोरी हुई है तो सिर्फ ये अकेले जगदीश का काम है। ये सब देख के वही लग रहा है, लेकिन मुझे ना थोड़ा डाउट आ रहा है। नहीं मतलब पिछले 4 सालों से मैं उसे जानता हूँ, बहुत करीब से। अगर पैसों की जरूरत होती तो वो मुझसे मांग लेता सामने से, और मैं कभी मना भी नहीं करता। जगदीश जैसा विश्वासु आदमी मेरे लॉकर से सोना चुराएगा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। हो ना हो इंस्पेक्टर साहब, कुछ और बात है। 700 ग्राम है, 18 लाख तक तो मिलेगा। लेकिन बिल तो नहीं है ना तुम्हारे पास?
देखिए सूरज सेठ, चोरी तो हुई है, 18 लाख का सोना आपके लॉकर से चुराया गया है। अब 2 पार्टनर्स के सिवा सिर्फ एक आदमी उसे छू सकता था, और वो आदमी छू मंतर है। सर वहाँ पे इतने सारे ज्वेलरी सेट्स थे, 6 गोल्ड बार भी था, फिर उसने एक ही क्यों चुराया? पाटिल, उसे पता था एक से ज्यादा उसके लिए भारी पड़ सकता है। उसकी लालच सिर्फ 18 लाख तक की थी। सर ये भी तो हो सकता है कि उसकी लालच किसी और की थी और ये बस एक मोहरा था। यार आई एम रियली सॉरी यार। नहीं सूरज, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तेरा 4 साल पुराना सबसे वफादार कारीगर ऐसा करेगा। पता नहीं उसने ऐसा किया क्यों। नारायण, सच सच बोल, जगदीश ने कभी तुझसे कुछ बात की थी? कुछ भी? क्या माँ, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते, और अभी तू भी उन लोग जैसे सोच रही है। देख, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, तू सच सच बता। अभी लिख के दूं? बोला ना नहीं, कुछ नहीं बोला। मनीषा को तो बोला होगा, जरूर बोला होगा। सर फरवरी 2012 से पहले तक ये सूरज खिमजी और महेश खंडेलवाल अपने अपने ज्वेलरी यूनिट्स अलग अलग चला रहे थे। वैसे दोनों कई सालों से हैं इस लाइन में। मतलब फरवरी 2012 में वो दोनों साथ मिल गए? जी हाँ सर, इस साल फरवरी में दोनों ने अपने अपने ज्वेलरी यूनिट्स को साथ में मिला दिया और पार्टनरशिप शुरू की। अच्छा, ये जगदीश के सेलफोन की आखिरी लोकेशन क्या है? सर अलीबाग। अलीबाग? 5 अगस्त को रात 9:30 बजे उसका सेलफोन अलीबाग में स्विच ऑफ हुआ और तब से वैसा ही है। सर 4446627788 ये अलीबाग का नंबर है और इसी नंबर पे जगदीश के सेल से लास्ट कॉल किया गया था। किसका नंबर है? हाँ जगदीश। मनीषा, मैं अलीबाग आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? सर ये नंबर किसी मनीषा पाटिल के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये मनीषा पाटिल कौन है? मनीषा पाटिल कौन है? वो जगदीश की मंगेतर है, अलीबाग में रहती है, कुरुल गांव। जगदीश की आखिरी बात उसी से हुई थी। लेकिन जगदीश भाई तो उनसे मिले ही नहीं। मेरी बात हुई मनीषा भाभी से। पाटिल, अब तक तो इस जगदीश के बारे में सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं। पिछले 4 साल से सूरज खिमजी के यहाँ पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, पर अचानक ये चोरी करने की बुद्धि उसे आई तो आई कहाँ से? उसकी मंगेतर मनीषा का क्या रोल है इसमें? और वो उसे मिलने क्यों गया था? सर शायद वो मनीषा पाटिल से मिलने गया ही नहीं था। तुम कह रही हो कि जगदीश तुम्हें मिलने आया ही नहीं था? जी सर, वो मुझसे मिलने नहीं आया था। तो फिर मनीषा और कितने रिश्तेदार और दोस्त है उसके कुरुल गांव अलीबाग में जिनसे वो मिलने आया था, और क्यों आया था? मनीषा, मैं अलीबाग आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? डील फाइनल कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे? पैसे कहाँ हैं? मेरी जेब में। क्या? गोल्ड बार के बारे में कुछ बताया उसे? क्या गोल्ड बार? डील की बात कर रहा था वो। कौन सी डील? मनीषा, कौन सी डील फाइनल होने जा रही थी? सर मुझे नहीं पता, आप किशोर दत्ता से पूछिए। किशोर दत्ता? अब ये किशोर दत्ता कौन है?
बताओ मनीषा, कौन है ये किशोर दत्ता? तुम्हारे मंगेतर जगदीश और इस किशोर का रिश्ता क्या है? जगदीश पहले यहीं कुरुल गांव में काम करता था। एक ज्वेलरी की फैक्ट्री है यहाँ। और किशोर? किशोर उस यूनिट में इलेक्ट्रिकल काम करता था। जगदीश और मैं भी वहीं मिले थे, फिर हमारी सगाई हुई। मैं किशोर को तब से जानती हूँ। जगदीश सोना लेकर किशोर के पास आ रहा था, उसे बेचने के लिए? मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जगदीश और किशोर बहुत अच्छे दोस्त हैं और कोई डील करने वाले थे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। सर, इस किशोर के पास हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जगदीश कहाँ है, सोना कहाँ है, सब कुछ। पता नहीं पाटिल, पर यह मामला मुझे कुछ ज़्यादा ही गहरा मालूम पड़ता है। 700 ग्राम सोना बहुत होता है, और इतना सोना चुराने के पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। क्या होगी? चलो। $700 ग्राम, वो भी 24 कैरेट। बिना बिल का सोना है? अरे कांति भाई, बिल तो आते जाते रहेंगे, सोना तो सोना है ना। हाँ, सोना वही है जो बिके, और खुले मार्केट में ये बेचना सबसे मुश्किल है। अरे कांति भाई, तो ऐसे मत बेचो ना, जेवर बना दो इसके। कोई माइक का लाल नहीं पहचान सकेगा कि ये जेवर का सोना कौन से मार्केट से आया। बोलो। 20,000 तोले के हिसाब से 14 लाख रुपए दूंगा, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं। आप भी क्या याद करोगे कांति भाई कि क्या सौदा किया था? 14 पेटी मंजूर नक्की हो। ये 700 ग्राम का गोल्ड बार दहीसर से मुंबई, मुंबई से अलीबाग और फिर से मुंबई के सोने के मार्केट में सफर करता रहा, सौदे होते रहे। लेकिन इन कैरेट्स, तोलों और पेटियों के बीच में जगदीश रावत कहां था? और उस इलेक्ट्रीशियन किशोर दत्ता का सोने के कारीगर जगदीश रावत के साथ क्या रिश्ता था? क्या सिर्फ दोस्ती थी? किशोर दत्ता सिर्फ दोस्ती है साहब, बाकी काम वाम उसका वो जाने। मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है सोने वोने के साथ। 5 अगस्त को जगदीश तुम्हें मिलने आ रहा था। ये 5 अगस्त को? नहीं साहब, मैं नहीं मिला था जगदीश से। हमें पता है 5 अगस्त को जगदीश तुम्हें मिलने आ रहा था। हमें यह भी पता है कि तुम दोनों के बीच में कोई डील होने जा रही थी। अक्लमंदी इसी में है कि सब कुछ साफ साफ बता दे, वरना करंट का ऐसे झटका दूंगा ना तुझे, जिंदगी भर के लिए इलेक्ट्रिक की लाइन भूल जाएगा। साहब मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैं 5 अगस्त को जगदीश से नहीं मिला था साहब, और ये डील विल के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं मालूम साहब। अच्छा छोड़, ये बता सोने के साथ क्या करने वाले थे तुम दोनों? सोना? नहीं नहीं साहब, मुझे ये सोने वोने के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब, कसम से। सर, रविवार 5 अगस्त को इस किशोर का सेलफोन 12 बजे स्विच ऑफ हुआ और उसी दिन शाम को 7 बजे फिर से ऑन हुआ। 7 बजे के बाद की लोकेशन क्या थी? वापले गांव। वापले गांव बोले तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 5 अगस्त को दिन भर कहाँ थे और क्या क्या किया? जल्दी बोल। सर वो रविवार था तो सुबह सुबह थाने गया था अपने दोस्त के यहाँ। अक्खा दिन वहीं पे था, लौटते लौटते लेट हो गया। दोस्त का नाम और पता बोल। दरअसल सर, मैं जब दोस्त के यहाँ गया तो उसके घर पे ताला लगा। उसका मोबाइल नंबर दे। हेलो, आप कौन? पुलिस। क्या हुआ साहब? कुरुल गांव का किशोर दत्ता बोल रहा है कि रविवार 5 अगस्त को जब वो तुम्हारे घर पे गया था, वहाँ ताला लगा हुआ था। सही है? ताला था? लेकिन मैं तो घर पर ही था। मेरी दुकान तो घर को लगकर ही है। मेरी फैमिली पूरा दिन घर पर थी।
ये किशोर ऐसा क्यों बोल रहा है? सब ठीक तो है ना साहब? ठीक नहीं है, अभी ठीक कर देंगे। पूरा दिन दुकान दुकान दुकान, रविवार हो या त्योहार, ये अपनी दुकान कभी नहीं छोड़ते। 5 अगस्त को किशोर थाने गया था। मुझे नहीं पता, घर से निकले थे दुकान के लिए, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। देख किशोर, बहुत झूठ बोल लिया तूने। अभी एक और झूठ बोला ना तो तुझे एक ही इलेक्ट्रिक का शॉक दूंगा, बड़ा वाला। नहीं साहब। जगदीश रावत कहाँ है? खरा है ना? 24 कैरेट, एकदम प्योर। तू बोल रहा था ना 9 लाख की गारंटी चाहिए, ये उससे भी ज्यादा का। यार जगदीश, अब हम जो करने निकले ना वो करके दिखाएंगे। किस चीज की गारंटी थी? क्या करने वाले थे तुम दोनों? वो हम क्या? जगदीश अपनी मंगेतर मनीषा से मिलने आया था। किशोर, कैसे शुरू करेंगे? अरे वापले गांव में एक बियर बार है, उसका मालिक वो बार बेचना चाहता है, मैं जानता है उसको। अरे लेकिन अगर वो बेचना चाहता है इसका मतलब उसका धंधा मंदा है, इसलिए तो बेच रहा है वो। अरे नहीं, सॉलिड चलता है, बैठने की जगह नहीं होती उस बार में। लेकिन उसका मालिक है ना, वो वापले गांव छोड़ के जा रहा है, इसलिए वो बेचना चाहता है। लेकिन अपने आइडिया चलेगा? अरे दौड़ेगा, मैं तो बोलता हूँ उड़ेगा। अरे महीने के 60-70 हज़ार तो बैठे बैठे कमाएंगे। अर्धे तुझे अर्धे माजे, 35 तेरा 35 मेरा, और सीजन में डबल धंधा। लेकिन बार खरीदने लल्लू चीज थोड़ी ना है, सॉलिड पैसे चाहिए और उसके लिए। देख, मेरे पास 2-4 पेटी है, तेरे पास भी तो कुछ होगा ना? यार मेरे पास नहीं है इतने पैसे, कुछ बचता ही नहीं है यार। क्या बात कर रहा है यार, खुद सोने में खेलता है और कंगालों की बात करता है। अरे वो तो सेठ लोगों का सोना है। तो तू भी थोड़ा सोना उठा ना, तू भी सेठ बन जाएगा। मजाक में भी ऐसी बात मत कर, अपनी सेठ क्या चोरी करूंगा मैं? अबे चोरी की बात कौन कर रहा है? सिर्फ गारंटी चाहिए अपने धंधे के लिए। मतलब क्या है तेरा? देख, चुपचाप थोड़ा सोना उठा ले, उसे हम गिरवी रखेंगे, उससे जो पैसा आएगा ना उससे अपना धंधा शुरू होगा। एक बार अपना धंधा चलने लगेगा ना, फिर वो सोना वापस रिटर्न तेरे सेठ के तिजोरी के अंदर। आता मला सांग, इसमें चोरी किधर हुई? हाँ बोल ना। देख जगदीश, तू इतना सोच रहा है मतलब तुझे मेरी बात में दम लग रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तेरे को इधर ही रहने का है क्या? तुझे मनीषा को अच्छी लाइफ देनी है ना? अरे अपना बार ऐसा नोट छापेगा कि उससे खरीदे हुए सोने से तो उसे ला देगा, वो भी तेरे हाथ के बने जेवर से। लेकिन यार तू लेकिन का नाम मत ले यार, ये लेकिन में ना कोई दम नहीं है। देख, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरी बात मान ले मेरे भाई। चुटकी भर सोना उठा रहा है तू वहां से, अब 4 साल की वफादारी के बाद तेरा हक बनता है उस पर कि लॉकर की चाबी तेरे हाथ में, सेठ लोगों का भरोसा तेरे मुट्ठी में। ज़्यादा सोच मत, थोड़ा माल उठा, फिर अपनी लाइफ बनेगी माला माल। मांगता है तो सूद समेत वापस लौटा दे सोना। तो जगदीश सोना लेकर तुम्हारे पास आया था? जी आया था। टॉप माल है ना? इससे टॉप पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। परसों ही हमारे महेश सर लेकर आए ऐसे 6 बार, पूरे 700 ग्राम का है। कितने मिलेंगे? 4-6 पेटी? और बोल 10? और बोल 15? ना, 18। मार्केट में पूरे 18 लाख मिल सकते हैं इसके। बहुत तेरी।
जगदीश रावत कहाँ है? बोल। जगदीश रावत एक ईमानदार सोने का कारीगर था जो खुद अपना एक छोटा सा धंधा शुरू करना चाहता था। अपने दोस्त किशोर के बहकावे में आकर उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उसने अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए अपनी ज्वेलरी फैक्ट्री से सोना चुराया। जगदीश रावत के मालिक उस पर भरोसा करते थे और उसने वो भरोसा तोड़ दिया। जगदीश, अभी हम ना उस बियर बार में जाते हैं, हाँ? मस्त एक ठंडी ठंडी बियर मारते और फिर गर्मा गर्म डील करते उससे मालिक से। यार अपनी लाइफ तो सेट है, हाँ? चल चल। कैसा है? एकदम मजे। जगदीश, ये गोपाल साने और ये केशव भोसले। हेलो। वो जो बार है ना, वो इनका है। अब कुछ ही देर में अपना हो जाएगा। लेकिन इस वीराने में बार? अबे तू देखेगा ना तो वही चक्कर आके गिर जाएगा। सॉलिड ढासू बार है। तू चल ना, चल। किशोर, अबे क्या मजाक है? यहाँ कहाँ है बार? ये तो जंगल है। अरे जगदीश, थोड़ा सब्र कर यार। आगे देख, थोड़ी देर में इसी जंगल में मंगल होगा। चल। ये क्या है, गड्ढा? ये गड्ढा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ये बिस्तर है। अब तू यहीं सोए हमेशा के लिए। किशोर, तू ऐसे कैसे कर सकता है? तू मजाक कर रहा है ना? तू मजाक कर रहा है ना? नहीं, सच। हम तुझे इसमें गाड़ने वाले हैं। वो मैं चीटिंग किया तेरे साथ सोना निकलवाने के लिए। तू ऐसे नहीं कर सकता। तू दोस्त है ना मेरा दोस्त है ना। तू मेरा से चीटिंग कैसे कर सकता है? वैसे ही जैसे तूने अपने सेठ लोगों के साथ किया है। लेकिन वो तो तेरा ही आइडिया था ना। हाँ, तो ये भी मेरा ही आइडिया है। सोना कहाँ है? बेच दिया। किसको? 700 ग्राम है। 18 लाख तक तो मिलेगा इसका। लेकिन बिना बिल का 18 लाख कोई नहीं देगा। अभी 3 लाख दूंगा और फिर देखते हैं बाद में, जब बिके जितने बिके हो। साहब, धंधे की कसम खा के कहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो सोना पाने के लिए किशोर ने मर्डर किया था। बिना बिल का सोना था प्रदीप सेठ, वो भी पूरे 700 ग्राम, एक सिंगल गोल्ड बार। क्या सोच के खरीदी किया था? उसके दादी का सोना है वो। हाँ, बड़ी गलती हो गई साहब, कान पकड़ता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। सोना कहाँ है वो? सवेरी बाजार मुंबई में बेचा था। वो दुकान बता सकता हूँ मैं आपको जहाँ बेचा था। चुराया हुआ सोना हम लोगों ने जवेरी बाजार से रिकवर कर लिया है। थैंक गॉड। तो अब ये कि आपको अलीबाग सेशन कोर्ट में उसकी वापसी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये केस वहां दर्ज हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको सोना वापस मिल जाएगा। जितना टेंशन सोना खोने का था, उससे कहीं ज्यादा टेंशन भरोसा खोने का है सर। हम व्यापारियों की वही पूंजी होती है, और एक बार वो पूंजी लुट जाए तो दुनिया की कोई भी कानूनी कोर्ट वो वापस नहीं कर सकती। कितना अच्छा कारीगर है, कितना भरोसेमंद। पता नहीं उसने ऐसा किया क्यों सर। जगदीश, तुम्हें लगता है ऐसा करना सही है?
मैं इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। देखो किशोर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हमारा बिजनेस अच्छा ही होगा। तुम अपने सेठ के यहाँ से चोरी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो जगदीश? चोरी नहीं कर रहा मैं, बस उनका थोड़ा सा सोना इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए। बस जैसे ही हमारा बिजनेस चल पड़ेगा वैसे उनका सोना उनको वापस लौटा दूंगा मैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो वैसे भी हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, समझ रही हो ना तुम? किशोर दत्ता, केशव भोसले और गोपाल साने फिलहाल अलीबाग के रेव डांडा पुलिस की कस्टडी में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मर्डर और सबूत मिटाने के चार्जेस लगे हैं। अलीबाग के जौहरी प्रदीप संघवी ने बेल के लिए एप्लीकेशन दी है। गलत ढंग से कमाया गया पैसा जिंदगी में किसी को आगे नहीं बढ़ाता, किसी भी बिजनेस को नहीं चलाता। आजकल के करप्शन और स्कैम्स के जमाने में शायद सच्चाई और ईमानदारी की बातें किताबी लगे। अगर हम अपने दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से पूछें कि उन्होंने हमें कैसे पाल पोस कर बड़ा किया, तो ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब मिलेगा, मेहनत से, ईमानदारी से। आम आदमी अपने चारों तरफ भ्रष्टाचार की जहरीली चकाचौंध से घिरा है, लेकिन उसके लिए समझदारी इसी में है कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी बसर करे। आम आदमी के लिए तरक्की करना कभी आसान नहीं रहा और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास हर समस्या का आसान हल नहीं है, जैसे कि भ्रष्ट इंसान के पास होता है, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आया है। आम आदमी के लिए बिजनेस लोन मिलना पहाड़ चढ़ने से कठिन होगा, और अपने बिजनेस को ईमानदारी से चलाना उससे भी बड़ा पहाड़ होगा। और फिर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के बेशर्मी से भरे लालच के साए में आम आदमी के छोटे छोटे बिजनेसेस चींटियों की तरह कुचल दिए जाएंगे। लेकिन सलाम है उस आम आदमी को जो फिर से खड़ा होने की कोशिश करेगा, लेकिन बेईमानी की बैसाखी कबूल नहीं करेगा। ऐसे मेहनती और सोने के बने आम लोग, मैंगो पीपल, एक देश को खास बनाते हैं, महान बनाते हैं। एक विवाद अक्सर उठता है कि अगर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं, तो मैं अगर थोड़ी सी सेल्फ हेल्प कर लूं या छोटा सा शॉर्टकट ले लूं तो वो तो चोरी नहीं है। सॉरी, वो चोरी ही है। आपके लिए, मेरे लिए, सारे समाज के लिए चोरी की रोटी है, और वो कभी हजम नहीं होती, खासकर आम ईमानदार आदमी के पेट में। और यही खासियत है आम आदमी की। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।